हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अधिवर्ग चतुष्पाद के अंतर्गत उभयचर यानी कि एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। अधिवर्ग चतुष्पाद यानी कि सुपर क्लास टेट्रापोडा को हम 4 क्लासेस यानी कि वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। उभयचर, सरीसृप यानी कि एम्फीबियंस, उभयचर सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया, पक्षी यानी कि एवीज और स्तनी यानी कि मैमल्स। सबसे पहले उभयचर, ये वे चतुष्पाद कशेरुकी जंतु हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जो जल तथा थल यानी कि लैंड और वाटर दोनों जगह पर आसानी से ईज के साथ रह सकते हैं, दोनों जगह रहने के लिए सक्षम होते हैं। इनके अंदर ऐसी अनुकूलताएं पाई जाती हैं, अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जो इन्हें जल और थल दोनों जगह पर रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। ये असमतापी जंतु होते हैं, अर्थात पोइक्लोथर्मिक होते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है, अर्थात इनकी बॉडी का तापमान स्थिर और निश्चित कांस्टेंट नहीं रहता। जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनके जो एग्स होते हैं वो एवोपोरेशन यानी कि जो वाष्पन क्रिया होती है उसके लिए अडेप्टेड नहीं होते। इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग नहीं होती, आवरण नहीं होता। इसीलिए ये सुरक्षात्मक आवरण ना होने के कारण ये वाष्पीकरण क्रिया से नहीं बच पाते। इसीलिए इनको जनन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है और ये जल के आसपास या जल में अपने एग्स देते हैं, जिससे ये वाष्पीकरण से बच जाए, क्योंकि इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य किसी भी प्रकार की कवरिंग अनुपस्थित होती है। इसलिए ये जल पर निर्भर रहते हैं। इन जंतुओं का शरीर सर यानी कि हेड, धड़ यानी कि ट्रंक और पूंछ यानी कि टेल में विभक्त होता है। त्वचा इनमें कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, नम होती है, मॉइस्ट होती है और ग्लंथिल यानी कि ग्लैंडुलर होती है, और वो शल्क रहित होती है, अर्थात उनमें स्केल्स और सल्क नहीं होते। लेकिन अगर कभी स्केल्स उपस्थित होते हैं तो वो स्किन में धसे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, जैसे इक्थियोफिस में स्केल्स होते हैं लेकिन वो स्किन के अंदर धसे हुए होते हैं। इनमें कुछ जंतुओं में, जैसे ब्यूफाटोड स्पीशीज में, विष ग्रंथियां पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनमें चूंकि ये टेट्रापोडा है तो इसलिए इनमें 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं, 2 जोड़ी फुट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जो इन्हें जल में तैरने के लिए यानी कि स्विमिंग में हेल्प कराती हैं और थल पर चलने के लिए यानी कि वॉक करने के लिए हेल्प करती हैं। इनके अग्रपाद में 4 उंगलियां 4 फिंगर्स होती हैं, जबकि पश्चपाद में यानी कि पिछले पांव में 5 फिंगर्स यानी कि 5 अंगुलियां होती हैं। इनके मुख का आकार बॉडी के कंपैरिजन में, पूरी बॉडी के अनुपात में सर मुख का आकार बड़ा होता है और इनके ऊपरी अथवा दोनों जबड़ों में समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और जब समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं होमोडोंट। होमो माने सेम, समान प्रकार के दंतों को लिए हम लगाते हैं वर्ड होमोडोंट। इनमें टीथ पार्श्वदंती यानी कि प्लूरोडोंट होते हैं। प्लूरोडोंट का मतलब क्या है? 3 प्रकार के टीथ होते हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। जब जो जॉ पर जो टीथ है वो केवल ऊपरी सरफेस पर लगा हुआ होता है, तब हम इसे बोलते हैं एक्रोडोंट, यानी कि वो उसके अंदर अटैच नहीं होता। जब कोई टीथ एक लेटरल साइड से अटैच होता है, दूसरी लेटरल साइड से अटैच नहीं होता, तब इसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरोडोंट। ये पार्श्वदंती होते हैं, लेटरल साइड से अटैच रहते हैं। और तीसरा होता है थीकोडोंट, जो हम में पाए जाते हैं। तो थीकोडोंट में क्या होता है कि बोन जो होती है, जॉ बोन, उसमें एक गड्ढा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉकेट या एल्व्यूलाई बोलते हैं। अकेला एल्व्यूलस और सॉकेट या थीका। इसके अंदर टीथ फिट रहता है
इसके अंदर टीथ फिट रहता है, तो ऐसे टीथ को हम बोलते हैं थीकोडोंट। तो इनमें जो टीथ होते हैं वो सभी समान प्रकार के होते हैं, अर्थात होमोडोंट होते हैं, प्लियोडोंट होते हैं यानी कि लेटरल साइड से अटैच रहते हैं, और पॉलीफाइडोंट होते हैं। पॉली माने क्या होता है, बहुत सारे। पॉलीफाइडोंट का मतलब है जब जो दांत होते हैं वो टूटते रहते हैं और उसके स्थान पर नए दांत अपने आप अनेक बार आते हैं जीवन में, तब इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीफाइडोंट। तो इनमें जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो प्लियोडोंट, होमोडोंट और पॉलीफाइडोंट होते हैं। बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन इनमें अनुपस्थित होता है और अंतः कंकाल इनमें अस्थिल होता है, अर्थात इनमें अंतः कंकाल बोन से मिलकर बना होता है। करोटी यानी कि जो क्रैनियम होता है उसमें दो अनुकपाल अस्थिकंद यानी कि ऑसिपिटल कंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थात जो ये हमारी स्कल है इसको यहाँ पर जोड़ने के लिए, इस नेक से जोड़ने के लिए, वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ने के लिए दो स्ट्रक्चर्स होती है इनके अंदर, ऑसिपिटल कंडाइल बोलते हैं, अनुकपाल अस्थिकंद बोलते हैं। तो इस स्कल को जोड़ने के लिए जो संरचना उपस्थित होती है हम उसको अनुकपाल अस्थिकंद यानी कि ऑसिपिटल कंडाइल बोलते हैं। तो इन एम्फीबियंस में दो अनुकपाल अस्थिकंद होते हैं यानी कि ऑसिपिटल कंडाइल दो होते हैं, और ऐसी करोटी को हम द्विकंडाइली यानी कि डाइकोंडाइलिक बोलते हैं। एम्फीबिया में डाइकोंडाइलिक होती है, सरीसृप में मोनोकोंडाइलिक होती है। इसमें मोनोकोंडाइलिक होती है अर्थात इनमें एक एक ऑसिपिटल कंडाइल होता है, और स्तनी यानी कि मैमल्स में फिर दोबारा से डाइकोंडाइलिक होता है। तो ऐसे स्कल को हम क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक बोलते हैं। इनमें आहार नाल पूर्ण होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है, और उनमें पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती है। तो आहार नाल पूर्ण है, कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड है, और पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। लेकिन फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती यानी कि लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। फ्रॉग में लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स अनुपस्थित होती हैं। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड इसलिए उपस्थित नहीं होती इनमें क्योंकि ये अपने फूड को डायरेक्ट जीभ से पकड़कर अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि इनकी जो टंग होती है वो प्रोट्रूसिबल होती है। प्रोट्रूसिबल का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर निकल के जाए और अपना काम करके फिर वापस बॉडी के अंदर निकल जाती है, उसे हम प्रोट्रूसिबल बोलते हैं। आहार नाल जो होती है वो अवस्क्वर द्वार यानी कि क्लोइकल अपर्चर पर समाप्त होती है। श्वसन इनमें फेफड़ों यानी कि लंग्स के द्वारा, त्वचा यानी कि स्किन के द्वारा, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, फेफड़ों को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, और मुख ग्रसनी गुहा यानी कि बक्कोफेंजियल कैविटी द्वारा होता है। लेकिन जो जलीय वयस्क हैं, जो केवल जल में पाए जाते हैं, और वो उनकी जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, और जो इनकी लार्वल अवस्था है, जैसे फ्रॉग में जो लार्वा बनता है वो टेडपोल लार्वा बनता है, तो उनमें जो है क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। क्योंकि जो इसका लार्वा है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग का टेडपोल लार्वा, उसके अंदर लार्वा के अंदर गिल्स प्रेजेंट होती है, ना कि लंग्स। बाद में गिल्स रिप्लेस हो जाती हैं गिल्स लंग्स के द्वारा, यानी कि जो गिल्स है वो हट जाएंगे और उनके स्थान पर लंग्स विकसित हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो लंग्स विकसित नहीं होते, फेफड़े विकसित नहीं होते, तब तक उनमें किससे होता है, लार्वा में क्लोम यानी गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। अब इनमें जो जंतुओं में जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट जो है वो कितना है, 3 चैम्बर्ड। यानी कि 3 कोष्ठ की है, 3 कोष्ठ की है, यानी कि त्रिकक्षीय भी बोलते हैं इसको, त्रिकक्षीय। इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 ऑरिकल्स यानी कि 2 अलिंद और एक निलय, इसे अलिंद बोलते हैं और इसको निलय बोलते हैं। और जो इनमें साइनस विनोसस यानी कि शिरा कोटर,
और ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो शिराकोटर यानी कि साइनस विनोसस और धमनी कांड यानी कि ट्रंकस आर्टेरियोसस इनमें उपस्थित होता है। इसके अलावा इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तो होना ही होना है, यानी कि यकृत निवाहिका तंत्र तो होना ही होना है, लेकिन इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम यानी कि वृक्क निवाहिका तंत्र भी विकसित होते हैं, अर्थात इनमें भी होता है। और इससे पहले जो हमने पीसीज पढ़े उनके अंदर, फिश के अंदर भी पाया जाता है। आरबीसी इनके अंदर जो होती हैं उभय उत्तल बाई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, कॉनकेव का मतलब होता है अंदर से होता है, यानी कि दोनों तरफ से ये उभरी हुई होती है, बाई कॉन्केवेक्स होती है, अंडाकार होती हैं प्लस केंद्रकीय होती है। अंडाकार होती है और इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त होती है, केंद्रकीय होती हैं। इनमें जो पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं, वो अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं, लेकिन कुछ जंतुओं में ये प्रेजेंट भी हो सकती हैं। लेकिन अगर रिब्स उपस्थित होती हैं, यानी कि इनमें अगर रिब्स या तो होंगी नहीं, और अगर वो रिब्स उपस्थित होती हैं तो वो स्टर्नम यानी कि उरास्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। हम में आगे की तरफ यहाँ पर उरास्थि यानी कि स्टर्नम से जुड़ी होती है, पीछे की तरफ वर्टिकल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड से जुड़ी हुई होती है रिब्स। हमें 12 जोड़ी रिब्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें या तो रिब्स होगी नहीं, एब्सेंट होंगी, और अगर किसी जंतु में है यानी कि वो उपस्थित है तो वो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती, यानी कि विदाउट, वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, विदाउट स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। बाह्य कण इनमें अनुपस्थित होते हैं। बाह्य कण जो होते हैं मैमल्स में और बर्ड्स में मिल सकते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स तक बाह्य कण नहीं मिलते हैं। आंतरिक कण और मध्य कण उपस्थित होते हैं, और मध्य कण में हमारे में 3 ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं, यानी कि कर्ण अस्थिका पाई जाती हैं, इनकस, मैलियस, स्टेपीज, लेकिन इनमें एक ही होती है जिसका नाम होता है कॉल्यूमेला। जो किसके समान होती है? स्टेपीज के समान होती है। तो स्टेपीज हमारे में सबसे छोटी बोन होती है, जो मध्य कर्ण में 3 ईयर ऑसिकल्स होती है, इनकस, मैलियस, स्टेपीज। तो इनमें केवल एक ही होती है मध्य कर्ण में जो ईयर ऑसिकल होती है, और उसका नाम होता है कॉल्यूमेला। और कॉल्यूमेला किसके बराबर होती है? स्टेपीज जैसी होती है, स्टेपीज होती है। तो इनमें केवल एक ही ईयर ऑसिकल्स होती है, जबकि हम में 3 ईयर ऑसिकल्स दिखाई देंगे मैमल्स में। इसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम यानी कि पार्श्व संवेदी संवेदनांग, यानी कि पार्श्व दिशा में, पार्श्व दिशीय जो संवेदांग होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, वो जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे जो फ्रॉग होता है उसका लार्वा होता है टेडपोल लार्वा, तो मेढक में टेडपोल लार्वा में लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि पार्श्व दिशीय जो तंत्र होता है वो पाया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार के रिसेप्टर संवेदी अंग होते हैं। जैसे पाइसिस में होता है तो जो लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है वो कंपन और वैद्युत क्षेत्र के, जो वैद्युत क्षेत्र है उसका ज्ञान कराते हैं, उसके प्रति संवेदी होते हैं। तो इनमें भी किसी न किसी अवस्था में, चाहे वो भ्रूणीय अवस्था में ही क्यों ना हो, किसी न किसी अवस्था में वो लेटरल लाइन सिस्टम जरूर प्रेजेंट होता है, जैसे फ्रॉग के अंदर, टेडपोल लार्वा के अंदर वो पाया जाता है। अब जो उत्सर्जन होती है, उत्सर्जन के लिए इसमें मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। मीजोनेफ्रिक वृक्क होते हैं, मीजोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट टाइप की किडनी होती है। प्रोनेफ्रिक सबसे कम विकसित होती है, मीजोनेफ्रिक मध्यवर्ती होती है, और मेटानेफ्रिक सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है, जो हम में पाई जाती है। तो मेसोनेफ्रिक किडनी होती है, और यूरिया उत्सर्जी होते हैं, और ये इनका जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है, यानी कि यूरिया उत्सर्गी होते हैं, अर्थात ये अपने मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को निकालते हैं। और
जो कुछ पूंछ युक्त उभयचर होते हैं, यानी कि जिनमें जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं, कुछ जिनमें पूंछ पाई जाती है, उनमें और लार्वा में अमोनिया होता है, यानी कि वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, NH3 अमोनिया। तो पूंछ वाले, पूंछ युक्त वयस्क तथा लार्वा वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, क्या उसमें उत्सर्जित पदार्थ होता है, अमोनिया। तो इनमें उत्सर्जन तंत्र में मीजोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क होते हैं, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, और इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है, अर्थात ये यूरिया उत्सर्गी होते हैं। लेकिन जो पूंछ युक्त वयस्क एडल्ट होते हैं या पूंछ युक्त उभयचर है, और उनके कुछ लार्वा, जैसे फ्रॉग का लार्वा टेडपोल होता है, जो लार्वा होते हैं और पूंछ युक्त वयस्क एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, उनमें अमोनिया मुख्य नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है, ना कि यूरिया। तो मुख्यतः इनमें यूरिया होता है, लेकिन पूंछ वाले जो वयस्क होते हैं और जो लार्वा होते हैं, उनके अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। इसके बाद जो मूत्राशय और मूत्रवाहिनियां अवस्कर में खुलते हैं, क्योंकि इनके अंदर NS नहीं होता है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। और क्लोएका एक ऐसा अपर्चर होता है, एक ऐसा छिद्र होता है, ऐसी संरचना होती है जो अपचित भोजन को बाहर निकालने के लिए, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए और जनन में भाग लेती है। तो इसीलिए जो मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, वो कहाँ खुलेगा, वो क्लोएकल अपर्चर के साथ पास खुलेगा, क्लोएका में खुलेगा, क्लोएकल अपर्चर से बॉडी से बाहर फेंका जाएगा। अत्यधिक शीत में और अत्यधिक गर्मी में, जब बहुत ज़्यादा शीत हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये शीत निद्रा में अथवा ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। अर्थात ये क्या काम करते हैं कि ये हाइबरनेशन, यानी कि शीत निद्रा, और एस्टिवेशन यानी कि ग्रीष्म निद्रा, इसमें चले जाते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन यानी कि ग्रीष्म निद्रा और शीत निद्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जंतु प्रतिकूल परिस्थितियों को निकालने के लिए, उसको पास करने के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, अर्थात उपापचयी क्रियाओं को बहुत मंद कर देता है, धीमा कर देता है, कम कर लेता है, जिससे उसे बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो अपने रिजर्व यानी कि संचित भोजन जो होता है, जो नॉर्मली फैट के रूप में होता है, उस संचित भोजन से अपनी मंद हुई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है और उन अनफेवरेबल कंडीशंस को, प्रतिकूल परिस्थितियों को वो पास करता है। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां पुनः वापस आ जाती हैं तो वो उससे बाहर आ जाता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, उपापचयी क्रियाओं को, फिर वापस पुनः उसी तरह से नॉर्मल कर लेता है, सामान्य कर लेता है। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें कोई जंतु प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों को निकालने के लिए अपनी बॉडी की, अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत मंद कर देता है, धीमा कम कर देता है और बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता से वो अपने भोजन का यूज़ करता है। उन जो रिजर्व फूड होता है, संचित भोजन होता है, उस पर वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचयी क्रियाएं चलाता है उनसे, और वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को पास करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करता है। और पास करने के बाद जब प्रतिकूल परिस्थितियां निकल जाती हैं, अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं, तो वो पुनः अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, उपापचयी क्रियाओं को वापस अपनी सामान्य ले आता है और वो अपना जीवन पुनः वापस सामान्य तरीके से जीने लगता है। तो जब वो अत्यधिक ठंड में, शीत में जाएंगे तब उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन, और जब वो ग्रीष्म में जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एस्टिवेशन। इसलिए ये फ्रॉग टाइप के जो जंतु होते हैं बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी में दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये एस्टिवेशन में और हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठंड में ये हाइबरनेशन में और ग्रीष्म में ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं। इसके बाद जंतुओं में जो मस्तिष्क होता है वो अल्प विकसित होता है
और इनमें जो क्रैनियल नर्व्स होती है यानी कपाल तंत्रिकाएं होती है वो भी 10 जोड़ी होती हैं। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 10 जोड़ी, यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं। जोड़ी। रेप्टाइल्स से आगे 12 जोड़ी आती है रेप्टाइल्स में, यानी कि सर्प में, पक्षी में और स्तनी में समानता है 12 जोड़ी होती हैं, लेकिन इनमें और इनसे पहले पाइसिस में 10 जोड़ी होती हैं। इसके बाद ये जो जंतु हैं ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात इनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इनमें समानता है मैथुन अंग यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इनमें मेल जीवों में, नर जंतुओं में स्पर्म यानी कि शुक्राणु यानी कि नर युग्मकों को फीमेल के जनन तंत्र में ट्रांसफ़र करने के लिए, संचरित करने के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि मैथुन अंग अनुपस्थित होते हैं। लेकिन किन्हीं जंतुओं में, कुछ जंतुओं में कॉपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित हो सकते हैं। चूंकि इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि मैथुन अंग अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें जो निषेचन होता है वो सामान्यतः बाह्य होता है, अर्थात बॉडी के बाहर होता है, जो सामान्यतः जल में होता है। लेकिन जिन जंतुओं में मैथुन अंग यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित होते हैं उनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, अर्थात उनमें मैथुन अंग की सहायता से मेल अपने स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक फर्टिलाइजेशन। अब ये अंडज होते हैं यानी कि अंड प्रजक जंतु होते हैं, और अंड प्रजक जंतु का मतलब क्या है कि ये एग देते हैं। अंड प्रजक जंतु हैं, अर्थात ये एग देते हैं, यानी कि अंडे यानी कि एग्स देते हैं। अर्थात ये जंतु सामान्यतः बच्चों को जन्म नहीं देते, ये एग्स देते हैं, और इन एग्स के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ये सामान्यतः अंडे पानी की सतह के समीप या पानी की सतह पर पानी में देते हैं, और इनके जो अंडे होते हैं वो योक युक्त और मध्य पीतक होते हैं। योक युक्त और मध्य पीतक। मीज़ोलेसिथल। 3 प्रकार के एग होते हैं, माइक्रोलेसिथल, मीज़ोलेसिथल और मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल एग। माइक्रो माने कम, मीज़ो मतलब मॉडरेट के लिए लगाया गया है यहाँ पर, और मेगा या पॉली मतलब ज़्यादा है। जब योक की मात्रा, अब योक क्या होता है, एग के अंदर एक येलोइश टाइप का सब्सटेंस होता है जो योक कहलाता है, जिसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, और वो लीवर से बनकर एग तक आता है। तो अगर उनमें किसी भी एग में योक की मात्रा कम होती है तो वो माइक्रोलेसिथल एग कहलाते हैं। जैसे ह्यूमंस में जो एग्स होते हैं वो माइक्रोलेसिथल होते हैं, कहीं कहीं पर एलेसिथल लिखा मिलता है, अर्थात कि उनमें योग की मात्रा है ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई एग नहीं होता जिसमें योग ना हो लेकिन कम हो सकता है, तो वो माइक्रोलेसिथल कहलाते हैं। जब वो मॉडरेट होता है, मध्य होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, तब उसे बोलते हैं मीज़ोलेसिथल। और जो बर्ड्स में एग्स होते हैं, इंसेक्ट्स में जो एग होते हैं, उनमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल। तो माइक्रोलेसिथल का मतलब जब योग की मात्रा कम हो। तो इनमें कैसे होते हैं, मध्य पीतक यानी कि मीज़ोलेसिथल होते हैं, उसमें अत्यधिक पीतक वाले और अल्प पीतक वाले जो एग होते हैं माइक्रोलेसिथल कहलाते हैं। इनमें मीज़ोलेसिथल एग होते हैं, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसमें अनुपस्थित होती है, अर्थात जो भ्रूण के चारों तरफ मेम्ब्रेन बनती है, भ्रूणीय कलाएँ जिन्हें बोलते हैं हम, वो भ्रूणीय कलाएँ इनमें अनुपस्थित होती हैं। और जो
युग्मनज यानी कि जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो एग के अंदर होता है, बॉडी के बाहर होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट होने का मतलब क्या है कि उनकी जीवन काल के दौरान लार्वा अवस्था बनेगी और उन लार्वा अवस्था में अनेक परिवर्तन, चेंजेस होने के बाद वो लार्वा अब एडल्ट में यानी कि वयस्क में बदलेगा। और इस प्रक्रिया को या इन सारे चेंजेस को, जिसके द्वारा, उन सभी परिवर्तनों को जिसके द्वारा एक लार्वा एक वयस्क में, एडल्ट में परिवर्तित होता है, हम कायांतरण कहते हैं यानी कि मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और अधिकांश केसेस में वो जो मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण होता है, वो प्रोग्रेसिव टाइप का होता है। प्रोग्रेसिव से मतलब क्या होता है, लार्वा सिंपल होता है और उस सिंपल लार्वा से अब जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रकार का वयस्क बनता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव कहते हैं। लेकिन हर्डमानिया में यानी कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी हमने, वो रेट्रोग्रेसिव टाइप की होती है। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स लार्वा यानी कि जटिल लार्वा एक सरल सिंपल वयस्क में परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल लार्वा, एक सरल लार्वा एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है जो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और इनमें जो विदलन होता है वो समकोर की यानी कि होमोब्लास्टिक होता है। और जीवन काल के दौरान जो लार्वा बनता है, जैसे फ्रॉग है तो वो टेडपोल लार्वा कहलाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो भारतीय मेंढक राना टिग्रीना है, टोड है, ब्यूफो जातियाँ हैं, इक्थियोफिस है, सेलेमेंड्रा है, पाइपा है और जो हाइला है, इसके एग्जाम्पल है। तो इसके 2-3 मेन कैरेक्टर क्या है कि एक तो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं ये। 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इनके जो मुख होते हैं वो बड़े होते हैं। नेल्स और क्लॉज अनुपस्थित होती हैं। आरबीसी उभयोत्तल टाइप की होती हैं, अंडाकार केंद्र की होती हैं। साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस दोनों प्रेजेंट होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है और उसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। एक्सक्रीशन के लिए मीजोनेफ्रिक वृक होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, लेकिन पूंछ युक्त वयस्क में और लार्वाओं में वो अमोनिया होते हैं। डाइकोंडाइलिक इनमें स्कल पाया जाता है। स्कल के अंदर 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होती हैं और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो फ्रॉग में अनुपस्थित होती है। आहार नाल अवस्कर द्वार में खुलती है और जो श्वसन होता है वो बेसिकली फेफड़ों यानी कि लंग से, त्वचा यानी कि स्किन से और मुख ग्रसनीय गुहा यानी कि बक्कोफेंजियल कैविटी से होता है। लेकिन जलीय वयस्कों में और लार्वा में वो क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।